बजट की तैयारियों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी मंत्रालयों से वित्त मंत्रालय ने सुझाव मांगे हैं। खासकर बजट में इस बार सरकार का फोकस रोजगार परक योजनाओं पर रह सकता है। साथ ही साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी सरकार का जोर हो सकता है। फिलहाल सरकार को ऐसा बजट पेश करना चाहती है जिससे जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके, लेकिन रूम कितना है, स्पेस कितना है। और एक तरफ सरकार की इंटेंशंस है, सरकार की कोशिशें हैं, और दूसरी तरफ देश की इकोनॉमी की हालत है। आम आदमी की जेब में इस वक्त कितना पैसा है और कितना पैसा उसे चाहिए, और अगर पैसा चाहिए तो सरकार कैसे उसकी जेब में पैसा दे सकती है। इन तमाम बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के आर्थिक विकास का बूस्टर होता है आम बजट। सामाजिक और आर्थिक संतुलन का ताना बाना होता है आम बजट। इसलिए तो आम बजट पर आम और खास सभी का रहता है फोकस। कारोबारी साल 2025-26 के बजट की तैयारियां अब रफ्तार पकड़ रही हैं, जिसको लेकर वित्त मंत्रालय एक्शन मोड में है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने देश के सभी मंत्रालयों और विभागों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं, ताकि सरकार ऐसे बजट का खाका तैयार कर सके जिससे समाज का कोई भी तबका अछूता न रह जाए। सरकार का मानना है कि सभी मंत्रालयों के सुझाव से देश के विकास के लिए एक व्यापक रोड मैप तैयार किया जा सकता है। इन सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जो देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बना सके। ये सुझाव इसलिए भी मांगा गया है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री के भाषण में इसे शामिल किया जा सके। तो चलिए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्रालय ने देश के सभी मंत्रालयों से जिन विषयों पर सुझाव मांगे हैं, उनमें पहला सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित है, जिसे अगले कारोबारी साल में लागू किया जा सके। दूसरा, उन मौजूदा योजनाओं को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं जिनका असर निवेश और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में दिख सकता है। तीसरा, ग्रोथ और रोजगार पैदा करने के वे उपाय जो आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में मददगार साबित हो सकते हैं। रोजगार के नए अवसर बढ़ाने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने को लेकर भी सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर में जान फूंकने पर भी सरकार का फोकस है। वहीं जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देने को लेकर भी मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके अलावा भारतीय उत्पादों और सर्विस को ग्लोबल लेवल पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी सरकार ने मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगी। ये बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए भी खास है, क्योंकि ये उनका लगातार 8वां बजट होगा, जो भारत में किसी भी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है। और इस बजट से आम और खास सबको आस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं पेरूज खंबाटा साहब का, चेयरमैन है CII नेशनल कमेटी ऑन अफर्मेटिव एक्शन एंड स्पेशल एबिलिटीज़। बहुत बहुत स्वागत है खंबाटा सर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं विवेक जालान सर, जो कि पार्टनर टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है जालान सर आपका भी हमारे शो पे। खंबाटा सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। इंडस्ट्री के पेन पॉइंट्स कहाँ पर आप देख रहे हैं सर? रिजल्ट्स बीते क्वार्टर के ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है, प्रेशर साफ दिख रहा है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर बजट से? सर आप अनम्यूट कर लें अगर अपने आप को। हाईलाइट किया, गवर्नमेंट ने कुछ लैंडमार्क स्कीमें लास्ट बजट पे अनाउंस की थी, और मेरा पर्सनल मानना है कि कोई भी चीज को 1 साल 2 साल तक इसको लंबा चलाना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि ये बजट एक कंटिन्यूएशन रहेगा लास्ट, और उसमें एक बहुत बड़ी एक जो नया थ्रस्ट दिया था स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे। तो मेरा मानना है कि इस पे काफी चीजें बाकी रह गई है और उस पे ज्यादा फोकस की जरूरत है। और एक प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का जो एक मोल्ड क्रिएट किया गया है लास्ट बजट पे, उसको और बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे कारण मेरे हिसाब से और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। मेरा ये भी मानना है कि आदमी को बोलो 1000 रुपया दे, 1500 रुपया दे, हम तो दे ही रहे हैं, पर कोई अगर इनकम टैक्स ब्रेक मिलता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे, तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि इनकम टैक्स में भी थोड़ा रियायत देनी चाहिए कि थोड़ा लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट हो, खास करके फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मेरा मानना है एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट है पर वो फॉर्मल नहीं है, इसलिए वो दिखता नहीं है। काफी चीज कॉन्ट्रैक्ट पे इनडायरेक्टली चलती है। तो जो फॉर्मलाइजेशन एम्प्लॉयमेंट का होगा तो एम्प्लॉय का भी फायदा है, क्योंकि उसको जो स्टैट्यूटरी सब राइट्स है ESI PF वो भी मिलेगा।
तो ये मेरा एक पहला पॉइंट रहेगा। सेकंड, आपने जो बताया ऐसे जो इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट आएंगे वो नहीं आ रहे। अब मैं मेरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, एफएमसीजी की बात कर लेते हैं। उसमें जो रूरल का डिमांड आना था और रूरल का ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसको लाने के लिए एक तो चलो अच्छा मॉनसून हो गया, वो एक चीज है, पर जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उसको रूरल में और बढ़ावा मिले, लोगों के हाथ में रूरल में थोड़ा पैसा आए, उससे हमारा एफएमसीजी में फायदा होगा। तो उसके लिए क्या क्या रियायतें, क्या क्या खुद को अनाउंस करना है वो हम बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिले। थर्ड, ये तो बात रही कि इंडिया में हम अभी भी मानते हैं कि हम डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी से आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है अब हम विश्व की थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। हमको अभी इनवर्ड बिल्कुल देखना नहीं, हमको आउटवर्ड देखना है। अभी जो सफर चालू होगा वो खाली इंटरनल ग्रोथ से और इंटरनल कंजम्पशन से कभी नहीं हमको ग्रोथ मिल सकती। अगर हमको एक नेक्स्ट मुकाम में पहुंचना है तो इंडिया हैज टू नाउ बिकम अ मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन फॉर द वर्ल्ड, और उसका एक मॉडल हमने क्रिएट किया है। आज जो मिड साइज गाड़ियां हैं इंडिया में बन के एक्सपोर्ट हो रही है, आज मोबाइल फोन थैंक्स टू पीएलआई इंडिया में बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। काफी पीएलआई स्कीम से काफी ऐसी प्रोडक्ट्स में एग्जांपल और भी दे सकता हूं जो बढ़ गए हैं और वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। अब ये जो पूरा बेनिफिट पीएलआई का है वो 10, 20, 25 कंपनियों को मिल गया। मेरा मानना है कि एमएसएमई पीएलआई के पूरे बेनिफिट से दूर है, और इसी कारण मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक एमएसएमई में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिग लार्ज स्केल पीएलआई स्कीम होनी चाहिए कि एमएसएमई भी प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम का बेनिफिट स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट लेके अपने प्रोडक्ट, मीडियम साइज कंपनियां प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सके। इससे फायदा होगा कि हमारे हाथ में डॉलर आएगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एमएसएमई हमेशा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वही जनरेट करती है, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो मेरे हिसाब से एक पीएलआई स्कीम स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट इसकी इमीडिएट जरूर है। यानी कि आप तीन, ऑलराइट सर, मैं आऊंगा आपके पास। आप तीन पिलर फिलहाल बता रहे हैं। पहला, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, जो लास्ट टाइम भी था उसको कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा, उसके दूसरे पहलुओं को टटोलना होगा। दूसरा, आप बोल रहे हैं जो बड़ा पेन पॉइंट है वो है रूरल डिमांड का, उसको कैसे बढ़ाया जाए वो। और तीसरा इंपॉर्टेंट फोकस एक्सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस हो, चाहे उसमें पीएलआईज वगैरह लानी पड़े। अब मैं चलता हूं जालान साहब सर के पास। जालान साहब, ये कहा जा रहा था कि इस बार एक तो हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करा दूं। सुनील कुमार सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिन्हा सर आपका हमारे शो पे। तो जालान सर, मैं कह रहा था आपसे कि अभी कुछ दिनों पहले जो संकेत आए हैं इनकम टैक्स कलेक्शन के लिहाज से वो काफ़ी एनकरेजिंग है। ख़ासतौर से कलेक्शन अच्छा हुआ है। 50 लाख से ऊपर के टैक्स स्लैब के लोग उसमें ज़्यादा परिधि में आए हैं, और संकेत ऐसे मिले हमें सूत्रों के हिसाब से कि शायद अब इसका फ़ायदा मिडिल क्लास को भी दिया जाएगा। कोई स्कोप लग रहा है सर आपको? जी हाँ, आपने दो बड़ी बातें कही स्टार्टिंग में। एक तो रोजगार के ऊपर सरकार का खासा थ्रस्ट रहेगा, और दूसरा रोजगार के साथ साथ आम आदमी जो मिडिल क्लास है देश के, उनके हाथ में सरकार को पैसे देने पड़ेंगे। आपने इनकम टैक्स की भी बात की कि इनकम टैक्स का कलेक्शन का डेटा अच्छा आया है, परंतु इन सब में हमें कुछ आंकड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो इनकम टैक्स के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, परंतु जीएसटी के आंकड़े पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। 8 या 9% ग्रोथ है जीएसटी का, जो कि उम्मीद से कम है, जो पिछले बार के बजट की उम्मीदें थी उससे कम है। इसका मतलब है कि देश में खपत कम हो रही है, लेकिन जो बड़े इनकम वाले लोग हैं उनकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, इसीलिए इनकम टैक्स तो बढ़ रहा है, परंतु जीएसटी में उम्मीद से कम कलेक्शन हो रही है। मैं आपको कुछ और आंकड़े देता हूं जो मेरे आंकड़े नहीं है, ये कुछ ही दिन पहले वित्त मंत्रालय से जारी किए गए आंकड़े हैं। ये सरकार 2014-15 में जो आई थी, उस समय अगर किसी इंसान का इनकम जो आय है वो अगर 7 लाख रुपए था, तो उस समय उस इंसान को 7 लाख के ऊपर 45,000 लगभग इनकम टैक्स देना पड़ता था। और आज के दिन 2024-25 में 10 साल बाद 7 लाख के ऊपर उसी इंसान को कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ रहा है।
तो ये वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे। परंतु अगर हम इससे एक कदम और देखें कि जो इंसान की आय 7 लाख रुपए थी 10 साल पहले, अगर उसको जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की दर अगर 6% हम अज्यूम करें, तो आज के दिन उस इंसान की इनकम 12.5 लाख रुपए होने की उम्मीद है। 12.5 लाख रुपए के ऊपर आज के दिन 90,000 लगभग इनकम टैक्स है। तो 10 साल पहले जहां 45,000 इनकम टैक्स देता था, वो इंसान आज लगभग उसी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर, इनकम के ऊपर 90,000 टैक्स देता है। तो इसीलिए सरकार से ये आम आदमी की मांग रहेगी कि इनकम टैक्स की दरें कम की जाए इस बजट में, ताकि आम आदमी के हाथ में कुछ पैसे आए। आपने बड़ी मार्के की बात बोली, अब इसका विंडो है या नहीं है सरकार के पास? आपने बड़े अच्छे आंकड़े और डिटेल्ड आंकड़े, सरकार क्या कहती है और वस्तु स्थिति अगर आप पिछले 10 सालों की देखें तो उस लिहाज से क्या है, बड़े अच्छे से बताया आपने। सिन्हा सर, स्पेस है क्या गवर्नमेंट के पास? जब गवर्नमेंट कहती है कि साहब आम आदमी पर ईएमआई का बोझ बढ़ रहा है, आरबीआई को ब्याज दरें घटानी चाहिए, और एक मर्तबा नहीं, दो बड़े मिनिस्टर्स कह चुके हैं, पीयूष गोयल साहब कह चुके हैं और स्वयं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही हैं। दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का इशू है, तो आपको लग रहा है कि बजट से पहले आरबीआई थोड़ा सर्जरी करके सरकार को राहत दे पाए? कुछ अभी आपको इकोनॉमिक आउटलुक क्या लग रहा है आने वाले बजट तक सर, ताकि सरकार को कुछ स्पेस मिल पाए राहतों के लिए? देखिए, जहां तक ग्रोथ का सवाल है और जो भी आंकड़े इस समय हमारे सामने हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ग्रोथ ऐसा लगता है कि अपेक्षा के अनुरूप ही रहेगा। तो जहां तक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का अनुमान है कि वही 6.5 से 7% के बीच में होना चाहिए, आरबीआई का अनुमान 7.2% का है, तो ग्रोथ के फ्रंट पे उतनी दिक्कत नहीं है। परंतु जो बात अक्सर कही जा रही है कि कंजम्पशन डिमांड में जिस किस्म की बढ़ोतरी देखी जानी चाहिए वो नहीं दिख रही है। दूसरी तरफ जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी काफी स्क्यूड है। पर जहां तक फिस्कल स्पेस का सवाल है, वो सरकार के टैक्स कलेक्शन अभी तक तो अपेक्षा के अनुरूप रहे हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि आरबीआई के नजर से अगर आप इकोनॉमी को देखने की कोशिश करें तो आरबीआई के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। चाहे उसकी वजह से ग्रोथ को अगर आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना भी पड़े तो वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में वो फायदेमंद होता है, वो जरूरी है। तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि जिस किस्म के इन्फ्लेशन के आंकड़े हैं उनको अगर हम मद्देनजर रख करके अगले 6 महीने का आकलन करें तो आरबीआई जो है वो अपने जो रेट्स हैं उनमें कोई बदलाव लाएगा। ओके, खंबाटा सर, अब अगर बजट, आने वाले बजट में आम आदमी के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम नहीं आई और ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, तो हमारे लिए क्या क्या चैलेंजेस हो जाएंगे और कितना ज़रूरी होगा सरकार को, अगर सीधे तौर पर नहीं दे पा रही है तो फिर दूसरे तरीके से दिए जाए, वो तरीके क्या हों? देखो, मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, पर एक चीज समझता हूं कि इंडिया एक ग्रोथ फेज में है। कोई भी सरकार आए, लेफ्टिस्ट भी आए, सेंट्रिस्ट आए, नहीं आए, एक जो ग्रोथ होना है वो होना है। इंडिया का एक इनहेरिटेंस स्ट्रेंथ है, इंडिया टाइम हैज कम, तो वो तो आने वाला है। पर एज यंगस्टर्स, मैं भी अपने आप को यंग ही मानता हूं, हम लोग वो ग्रोथ से हैप्पी है क्या? आज 6-7%, 8% कोई ग्रोथ नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कंपेयर करो बाकी कंट्रियों से, वो सब ग्रो होकर बैठे हुए हैं, वो खा पी के बैठे हैं। हम तो अभी तक खाना चालू किया है। हमको डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए, 10%, 12%, और वो अगर लाइफ जो हम नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल बजट से नहीं आएगी, वो 5 डे वर्किंग से नहीं आएगी, वो 12 दिन घंटा काम करना पड़ेगा, 6 दिन ए वीक। ये सिंपल सिचुएशन है। तो बजट में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स
कोई बड़ा टिकट काम करना पड़ेगा, ऐसी रियायत देनी पड़ेगी, ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी कि एक इंडिया का ग्रोथ आए। इसीलिए मैं बता रहा था कि हमारा जो मेन ग्रोथ आ सकता है वो एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड में इंटीग्रेट करके आ सकता है। नंबर 2, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। आज कोई भी डेवलप कंट्री का मेन चीज देख लो, कोई भी डेवलप कंट्री, सिंगापुर चले जाओ, कोरिया चले जाओ, जापान चले जाओ, एक हाई एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज लोग हम वंदे भारत से प्राउड है, पर हमारे पास बुलेट ट्रेन 10 साल पहले आ जानी चाहिए थी, या चाइना में चल रही है। आज चाइना के एयरपोर्ट जाके कोई आदमी देख ले, मैं कहता हूँ मलेशिया के भी, हमारे 4 अच्छे एयरपोर्ट होंगे, पर इंडिया इज नॉट 4 सिटीज। तो वो एयरपोर्ट है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन, हमारी इंडस्ट्री की बात कर ले, आज की तारीख में कितना अनाज, कितना फ्रूट, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर क्रॉप बिगड़ जाता है क्योंकि कोल्ड चेन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हमको बिग टिकट पैसा लाना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अब वो कैसे आए? अब उसमें आज मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आज हमने इंडेक्सेशन कैपिटल गेन पे निकाल दिया, चलो भैया 12% टैक्स कर दिया, पर आज जो आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाता है वो 10 साल तक रिस्क लेता है, तो उसको तो भी उस पे जो पैसा बनेगा उस पे आप टैक्स कर रहे हो, वो तो उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स में निकल जाएगा। आज मैं 10 साल कुछ पैसा लगाऊंगा, हर साल 4% का 5% इन्फ्लेशन गिनूंगा, तो वो मेरा टैक्स ही हो गया, तो मैं कमाऊंगा क्या अगर साथ में टैक्स भरूंगा तो मेरा ये मानना है कि ये जो हम नई नई चीजें लाए हैं लोगों को टैक्स करने की, इससे निवेश में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा मानना है ये कंट्री को ज्यादा टैक्सेस की, ज्यादा रेगुलेशन की, ज्यादा ब्यूरोक्रेसी की जरूरत नहीं है। ये कंट्री को फ्री करने की जरूरत है, इससे सबको रियायत देने की जरूरत है। 100% ये जो MSME है उसको बेनिफिट की जरूरत है, भैया उसमें क्या टैक्स लगाना। अब कॉर्पोरेट टैक्स हमने कर दिया 25%। अगर MSME अगर LLP की तरह लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या प्रॉपर्टी की तरफ काम करता है तो पूरा टैक्स है, सिंपल है। अब ये एम्प्लॉय, ये जो आज की तारीख में सैलरीड एम्प्लॉय है, उसमें अभी बताया इतना 40% टैक्स जैसा दे रहा है। अब वो कैसे, उसके हाथ में पैसा नहीं आएगा, वो क्या खर्चा करेगा? खर्चा नहीं करेगा तो कैसे कंजम्पशन होगा? कंजम्पशन नहीं होगा तो कैसे हमारी कंपनियों का क्या सेल होगा? जालन साहब, और कौन से तरीके हो सकते हैं? अगर टैक्स में अगर स्पेस नहीं बचा, और कौन से तरीके होंगे? या तो आप डायरेक्टली आम आदमी के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम दे दो, या फिर जैसा सर ने बताया कि इकोनॉमी को बूस्ट अप करके फिर अंततोगत्वा ट्रिकल डाउन होके ऑटोमेटिकली हाथ में पैसा आ जाए, वो तरीके। जी, सबसे पहले मैं आपके जी बिजनेस के माध्यम से दर्शकों को ये बता दूं कि अगर आप पिछले बजट में देखेंगे, वित्त मंत्री की जो बजट स्पीच थी उसमें पैरा 137 था। उसमें कहा गया था कि इस बार के बजट में पूरा का पूरा इनकम टैक्स एक्ट अमेंडमेंट हो जाएगा, काफी बड़ी रिवैम्प होगी। तो ये बजट में इस बार काफी बड़ी उम्मीदें हैं। इनफैक्ट हमने काफी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के माध्यम से और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, हम अपने अपने सुझाव दे रहे हैं। और ये एक है डिस्पोजेबल इनकम देना, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट खुद ब खुद, अभी खम्बट्टा साहब ने कहा कि इतने कंफ्यूजिंग है, इतना। इनकम टैक्स एक्ट में 940 धाराएं हैं, उतने ही रूल्स हैं। टैक्स ऑडिट की अलग डेट, रिटर्न फाइलिंग की अलग डेट, अलग अलग प्रकार के रिटर्न हैं, TDS की 71 धाराएं हैं, पेनल्टी की 45 धाराएं हैं। तो कुल मिला के MSME जो है वो काफी कंफ्यूज्ड है, बड़े कॉर्पोरेट्स भी कंफ्यूज्ड है इनकम टैक्स से। तो इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरा का पूरा इस बार अमेंडमेंट हो जाएगा और काफी सिंप्लीफाई होगा। और जो आपने कहा डिस्पोजेबल इनकम, MSME के हाथ में अगर डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जैसा खम्बट्टा साहब ने कहा, टैक्स रेट में पार्टनरशिप फर्म और LLP की टैक्स रेट में इस बार रियायत की उम्मीदें हैं। तो अगर MSME के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आएगा, कुछ इनकम एक्सेस आएगी ये इनकम टैक्स एक्ट की रिवैम्प से, तो नेचुरली वो अपने जो एम्प्लॉइज है उनको पैसा ज्यादा देंगे और वो एम्प्लॉइज खर्च करेंगे, जिससे GDP बढ़ेगी और देश की प्रगति होगी उसमें। तो ये एक बड़ी आशा है, इस बजट में आनी ही है। आपने दो इम्पॉर्टेंट बातों का जिक्र किया, उसका लगातार डिमांड भी आना शुरू हो गया है। एसोचैम ने आज ही स्टेटमेंट जारी करके रैशनलाइजेशन ऑफ TDS रेट्स, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशनल इशू रह गए हैं,
उनको एलिमिनेट करने की बात कही है, जिसका हल्का सा जिक्र आपने भी किया। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ टीडीएस डिफॉल्ट्स एक बड़ा इशू है जो शायद इस बार एड्रेस करे गवर्नमेंट। बट सिन्हा सर, स्पेस कहाँ कहाँ बचता है जहाँ पर सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे तो सरकार के लिए भी बात आसान बन जाएगी और जनता जो एक्सपेक्ट कर रही है कि कुछ राहत मिले वो मिल जाए? देखिए, सरकार के पास जो ओवरऑल ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो लिमिटेड हैं। अगर आप एक तरफ टैक्स में रियायत देने की बात करते हैं और अगर आप दूसरी तरफ सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपेक्षा के अनुरूप जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करे और तमाम किस्म की जो स्कीम्स हैं उनको भी लेकर के आए, तो इन दोनों चीजों में विरोधाभास है। तो एक किस्म का सामंजस्य बनाने की जरूरत है, जिससे कि कुछ हद तक जो रियायत हम जिसकी बात कर रहे हैं मिडिल क्लास को, या खास करके उस सेक्शन को जो कि इन्फ्लेशन की वजह से या रोजगार पैदा ना होने की वजह से या फिर इनकम में ग्रोथ ना होने की वजह से जिस किस्म का कंजम्पशन डिमांड को बूस्ट आना चाहिए था वो नहीं कर पा रहा है, तो कुछ हद तक ये बातें सही हैं। परंतु साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो फोकस है बजट का वो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे कि आप मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें, क्योंकि जो इस समय जो जिस किस्म का ग्रोथ हो रहा है वो स्क्यूड है टुवर्ड्स दी अपर इनकम ब्रैकेट, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो मास कंजम्पशन आइटम्स के गुड्स की वजह से जो डिमांड पैदा होना चाहिए, और इस किस्म का डिमांड जो है वो सस्टेनेबल डिमांड होता है, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ पे जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जिस किस्म का हमारा ओवरऑल एक्सपेंडिचर पैटर्न है वो उसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है उसके ऊपर जाने की। तो अगर हम ज्यादा पैसा जो है ऐसे लोगों के हाथ में दे सके, चाहे रोजगार के माध्यम से या अदरवाइज, और खास करके जो रूरल एरियाज में जो दिक्कतें हैं उनको हम एड्रेस कर सकें बाय स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर विच कैन एक्चुअली जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन दोज एरियाज, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों की वजह से ओवरनाइट तो कुछ नहीं होगा, बट धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि जो ग्रोथ जो है वो 6-7% के आसपास रुका हुआ है उसको हम एक्सेलरेट करके 8-9% तक ले जा पाए। एब्सोल्युटली। तो आप बहुत सिंपल सा मंत्र दे रहे हैं, आप मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, और मास एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आपको लोगों को मास कंजम्पशन के लिए एनकरेज करना होगा और उसके लायक आपको सारा निवेश जो है वो तैयारी रखनी पड़ेगी। तो क्या कैपेक्स से ये जाएगा? खम्बाटा साहब, बहुत संक्षेप में कैपेक्स बढ़ाना होगा, कहाँ पर खर्चा करना होगा कि ये मास एम्प्लॉयमेंट और मास कंजम्पशन का गोल पूरा हो पाए? नहीं, आपने जो बताया एक ही क्वेश्चन है आपका, पैसा कहाँ से आएगा, उसके पास मेरे पास आंसर है। सिंपल आंसर है कि आज की तारीख में जो मैंने पहले बोला कि आज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड अगर आप इनकम टैक्स में रियायत देते हैं तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है। जब फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तब आपको उसको डोल नहीं देना पड़ेगा ना। आप अभी जो डायरेक्ट कैश सब्सिडी देते हो उसमें डेफिनेटली कम हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ ऑटोमेटिकली जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 6-7% से 10% होगा, जब ग्रोथ बढ़ेगी ऑटोमेटिक टैक्स बढ़ेगा। जब ग्रोथ अपने आप थोड़ी बढ़ेगी, टैक्स बढ़ा के बढ़ेगी। तो आई थिंक वी शुड गो फॉर अ ग्रोथ ओरिएंटेड एम्बिशियस बजट एंड लीव कंप्लीट डिक्रिमिनलाइज कर दो, हर एक्ट को डिक्रिमिनलाइज कर दो, ब्यूरोक्रेसी को कम कर दो। मैं कहता हूँ वही बिग टिकट करने की जरूरत है। अपने आप ग्रोथ आएगा, अपने आप टैक्स बढ़ेगा, अपने आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, अपने आप लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कंजम्पशन होगा। एक साइकिल है, कंजम्पशन होगा, वापस कंपनी होगा, ग्रोथ होगा, तो उस वापस टैक्स बढ़ेगा। ये एक साइकिल को किक इन करने की जरूरत है। और अभी क्या हो रहा है, एवरीथिंग विच आई सी 2 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैकवर्ड जैसा काम हो रहा है। कहीं चीज 2-3 चीज अच्छी हो गई, 2-3 चीज खराब हो गई, वापस इक्वल हो गया। अब जो आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी कोड को जो रिवैम्प करके वापस वही ब्यूरोक्रेसी में डालना है, खाली नेम चेंज करना है। yes, एक कोड का नया नाम हो जाएगा और वही सब चीजें रहेगी, तो कोई मतलब नहीं है। नया नाम मैं आज ही बना देता हूं। तो चाहे तरीका कोई भी निकाला जाए, लेकिन आम आदमी के हाथ में पैसा लाया जाए, बिजनेस को ज्यादा अच्छा सुलभ बनाया जाए, और जो कंप्लायंस की जो प्रॉब्लम्स है उनको दूर करके आम कारोबारी के लिए कारोबार करना सुलभ हो और आम आदमी के लिए
खर्च करना सुलभ हो, ये दो मेरे ख्याल से अगर फोकस रहें तो फिर बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। जालान साहब थैंक यू सो मच, खंबाटा सर बहुत बहुत शुक्रिया, सिन्हा सर थैंक यू सो मच सर।